नमस्कार, रेडियो सिटी 91.1 पुणे का मैं हूं आरजे केदार जोशी। और आजकल जो कुछ हमारा चल रहा है ना लाइफ में, वो सिर्फ एक ही बात के लिए चल रहा है, वो है हमारा पापी पेट। लेकिन इस पापी पेट को कुछ ज्यादा ही पापी नहीं बना दिया हम लोगों ने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर विजय रामानंद, एमडी मेडिसिन, उसी के साथ डीएम हिमैट, सीनियर कंसल्टेंट क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट, डायरेक्टर क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, बोन मैरो एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। सर, रेडियो सिटी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। 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 सर, जैसे मैंने कहा कि पापी पेट का सवाल है, सब लोग पापी पेट के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पापी पेट कुछ ज्यादा ही पापी होता जा रहा है। बिल्कुल, हम लोग जीवन को कम समय दे रहे हैं और खाने को ज़्यादा दे रहे हैं जी। तो मराठी में हम जेवण बोलते हैं। तो जेवण हमें प्रिय हो गया और जीवन नहीं हो रहा। तो अभी समय आ गया कि हम अपने लाइफ से, अपने जीवन से ज़्यादा प्रेम करें और खाने को अपनी जगह दिखा दें। अच्छा सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या रीज़न है सर इसके पीछे? देखिए, अगर आप सोचेंगे कि हमारे पूर्वज, अभी मैंने जब पढ़ाई की थोड़ी बहुत, तो मुझे मालूम पड़ा शिवाजी महाराज दिन में एक बार खाते थे युद्ध के समय में, सत्तू की कचौरी बना के खाते थे। आज मैं अगर किसी महाराष्ट्र में किसी को जाके बोलूं, सत्तू को यहाँ सातू बोलते हैं, पूछूं तो 90% लोगों को मालूम ही नहीं है सत्तू क्या है। और जो उत्तर भारत में जिनके पास सत्तू है, उनको उसकी वैल्यू नहीं मालूम है। तो सत्तू की कचौरी अगर वो दिन में एक बार खाकर, युद्ध लड़ रहे थे, 11.5-12 किलो की तलवार हिला रहे थे, हम लोग क्या हिला रहे हैं इतना सब खाना खा के। ट्रू ट्रू ट्रू। तो सर, आपके हिसाब से क्या खाना चाहिए? व्हाट टू ईट? मेरे हिसाब से बेस्ट खाना वो है जो आप नहीं खा रहे हो। यानी मैं तो पानी इसको सबसे अच्छा खाना मानूंगा, और हवा। तो आप लोग अगर कम से कम खाएं तो ज़्यादा दिन रहेंगे। मैंने आपसे पहले चर्चा करते हुए बोला, जैसे जहाँ मेरी एनजीओ काम कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी कि जो 70-80 साल या 100 साल पहले जो जिनका जन्म हुआ, उस समय उनके पास बहुत सारी आर्थिक प्रॉब्लम थे, तो इसलिए वो कम खाते थे। तो दिन में 2 बार ही खाते थे, जब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो 10.5 और 5.5, और वो लोग 100, 110, 113 साल तक जिंदा रहे। और उनके लड़के जिनके पास सब कुछ आया, नौकरी आ गई, पैसा आया, दूध आया, सब आया, वो लोग 55-60 में हार्ट अटैक होके, सब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सब चीज़ लेकर चले गए। आप देख रहे हैं कैंसर भी बढ़ते जा रहा है, किसी के पास कारण नहीं। हम कीटनाशक को दोष दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं, जो हमें आराम से मिल जाता है, यहाँ पे वड़ा पाव मिलता है, उसे खाकर हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है, तो उस चीज़ों से शायद हमारी ज़िंदगी का सब बंटा बोल हो रहा है। तो सर, कब खाना चाहिए? हम लोग तो 3 टाइम खाने का बोलते हैं, 3 टाइम खाना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। फिर भी कुछ लोग ज्यादा टाइम भी खा लेते हैं, तो कब कब खाना चाहिए? देखिए, मराठी में एक कहावत है, जो एक बार खाए उसको योगी बोलते हैं, 2 बार खाए तो उसको भोगी बोलते हैं, 3 बार खाए तो उसको रोगी बोलते हैं। तो हमारे जो यंग जनरेशन है, वो 5 बार 6 बार खा लेती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने लोगों को मैं पूछता हूँ कितने बार खाते हो, बोलते 2 बार। बोला अच्छा, शुरुआत कब करते हो? सुबह नाश्ते के साथ। अच्छा, फिर दोपहर में क्या खाते हो? कुछ खाते हैं, रात को खाते हैं, बीच में एक एप्पल खा लेते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, आपने डिस्काउंट क्यों दे दिया? आप सुबह के जो खाने को उसको माइनस कर दिया आपके माइंड से, और शरीर को तो दे दिया। तो मेरे हिसाब से खाना हो तो 2 बार खाना चाहिए आइडियली। अब बहुत सारे लोग दीक्षित डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, इसको टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग बोलते हैं। इस विषय पे जो तज्ञ हैं, वो कैलिफोर्निया में एक डॉक्टर हैं, सच्चिदानंद पांडा करके, इंडियन है, काफ़ी बड़ा काम किया उन्होंने। तो उन्होंने ये बताया कि सुबह के समय अगर आप खाओ, यानी ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, उसके बाद कुछ मत खाओ, सबसे बेस्ट है। पर मैं नहीं कर सकता, तो मेरे दोस्त आते हैं रात को, तो मैं दोपहर का खाना खाता हूँ और शाम का खाना खाता हूँ। तो दोपहर का मैं 1:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। इससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आ गया, मेरी विचारधारा अच्छी हो गई, मेरी वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई, ज़्यादा काम करने लगा हूँ। सुपर। और सर, जैसे मैंने आपसे पूछा कि कहाँ खाना चाहिए, क्या ये भी सवाल है? बिल्कुल, हम लोग अभी, हमारे बच्चे लोग मोबाइल देखकर खाते हैं। आप देखिए, ये जो कोविड के बाद ना, बहुत सारे बच्चों को ऑटिज्म नाम की बीमारी का लेबल लग गया। अभी अगर उनके जीवन से अगर मोबाइल निकाल दें, सब लोगों को, सब श्रोताओं को ये समझना चाहिए कि जो मोबाइल होता है ना, वो नीला लाइट होता है, वाइट नहीं होता। ब्लू लाइट, इसको आप गूगल कर लीजिए, ब्लू लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। उस ब्लू लाइट से अपना ब्रेन ना स्टिमुलेट हो जाता है, पढ़ने के लिए अच्छा होता है वो, पर बाकी का आपको सोना है तो ब्लू लाइट लेकर अगर आपने देख ली तो आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों को भी आप ब्लू लाइट एक्सपोज मत करिए। तो बच्चों को मोबाइल दिखा के खाना मत खिलाइए, उसको बिठाइए टेबल पे। आपके घर में सब चर्चाएं, सब झगड़े,
सब का निवारण आप अपने डिनर के टेबल पे करें, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। और अच्छा फ़ायदा ये होगा कि आप धीरे धीरे खाएंगे, चर्चा करते हुए खाएंगे और कम खाएंगे, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि दूसरों के लिए कितना रह गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी सर। और एक सवाल है कि क्यों खाना चाहिए? अब हमको एनर्जी मिलती है इसीलिए खाना चाहिए, क्या इसका भी कुछ और जवाब है? क्यों खाना चाहिए? बिल्कुल। गाड़ी में आप पेट्रोल कब डालते हो? जब पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो मैं मेरे काफ़ी लोगों को बोलता हूँ कि मैं इतना पतला दिखता हूँ, पर मेरे शरीर में करीबन आज सुबह मैंने देखा तो 21% फैट था। तो उसमें से एसेंशियल फैट करीबन 11% से 12%, तो रह गया 9-10% नॉन एसेंशियल फैट। मेरा वजन है 66 किलो, 10% ऑफ 66 इज 6 किलो एक्स्ट्रा फैट है मेरे पास। अभी आपको उसका उदाहरण बताता हूँ। 6 किलो यानी फैट है वो 6000 ग्राम है। 1 ग्राम में 10 कैलोरी का एनर्जी होता है, तो मेरे पास 60,000 कैलोरीज है। तो मेरा BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट हर दिन मेरी इंजन चलने के लिए मुझे चाहिए 1500 कैलोरी, और मेरे पास 60,000 है। तो आप कितने हुए? 40 दिन। आपने काफ़ी बार सुना होगा जैन जैन मुनि काफ़ी बार 40 दिन 60 दिन फास्टिंग करते हैं। वो कैसे कर लेते हैं? वो क्यों नहीं उनके जीवन को धोखा होता है? क्योंकि आपके शरीर में इतना जमा है। मेरे शरीर में इतना पतला दिखता हूँ तो भी मेरे शरीर में 40 दिन की एनर्जी भरी हुई है। मुझे आप ऐसी गाड़ी एक बताओ जिसमें पेट्रोल भरा हुआ है 40 दिन का, फिर भी आप पेट्रोल भर रहे हो। वो है ह्यूमन शरीर। हम उसे भरते जा रहे हैं, उसके कारण हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, भगवान जाने और कितनी बीमारियां हो रही हैं। जी सर, जो सुन रहे हैं वो बहुत नया लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि डरावना लग रहा है डरावना भी लग रहा है। और कंट्रोल अपने हाथ में है। जी, ये बात तो सही है। लेकिन सर हाउ टू ईट, ये भी एक सवाल है, हाउ टू ईट। बिल्कुल। अगर आपने डिसाइड किया मैं 2 बार ही खाने वाला हूँ या खाने वाली हूँ, तो आपको कम प्रोसेस्ड फूड खाना है। यानी ब्राज़ील में एक नोवा नाम की क्लासिफिकेशन है, अनफॉर्चुनेटली किसी और कंट्री ने अप्लाई नहीं की। नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर आपके पास कुछ खाना आता है, सैलड आता है, उसको बनाने क्या खेत में होगा, उसको काट दिया, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप हुआ। कुछ पकाने में कुछ लगाया नहीं, तेल नहीं लगा, तला नहीं, कुछ नहीं, तो दैट वन स्टेप। तो दैट्स द बेस्ट फूड टू हैव। सो मैं हर समय बोलता हूँ कि आपको जब पहली बार भूख लगती है तो पानी पीजिए पहले। मेजॉरिटी टाइम आप अपने थर्स्ट को हंगर में कन्वर्ट कर लेते हो और वो खाना खाने लगते हो। तो मैंने आपको पहले ही बोला, आपकी इंजन ऑयल कम था तो आपने पेट्रोल भर लिया। तो उससे क्या हो जाएगा, फिर आपके शरीर में उतनी ज़्यादा कैलोरी बढ़ती जाएगी। मैंने जैसे कैलकुलेट करके मेरे शरीर में 40 दिन है, और खाऊंगा तो क्या होगा 41, 42, 43, उसके बाद बीमारियाँ। तो पहले मैं बोलता हूँ पानी, उसके बाद सैलड्स, ताकि वो एक लेयर बना दे, ताकि आप जो कैलोरी खा रहे हो वो शरीर को ना लगे अननेसरी। उसके बाद आप प्रोटीन खाएं, और उसके बाद सब्जी का करें सेवन, और उसके बाद आप हम लोग ज्वारी या बाजरा या रागी की रोटी बोलते हैं वो खाएं। गेहूं का तो मैं विरोधक हो चुका हूं काफ़ी दिनों से, और मुझे लगता है उससे फ़ायदा ही होगा देश को। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पर ऐसा है सीक्वेंस में पहले पानी, सैलड्स, सब्जियां, फिर अपनी रोटी, वैसे खाना चाहिए। जी सर, राइस नहीं ले? हाँ, देखिए यहाँ पर अभी हम पूना में बैठे हैं, तो पूना में सदाशिव पेट में राइस जैसे खाते हैं ना, उसको काफ़ी सालों से खा रहे थे, तो मैं उन पर टिप्पणी करता था। बाद में मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, करेक्ट तरीका से खाते हैं। चावल कम, दाल उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा, उसके ऊपर आप नींबू निचोड़ते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा घी डालते हैं, फिर खाते हैं। जापानीज भी वैसे खाते हैं, जापानीज एप्पल साइडर विनेगर डालते हैं नींबू की जगह। तो इंडियंस क्या कर सकते हैं, हर कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर आपने नींबू पानी ले लिया तो आपका शुगर लेवल भी कम रहेगा, शरीर में जो शुगर एब्जॉर्ब हो रहा है वो कम रहेगा। सर जैसे आपने कहा कि खाने के पहले आप पानी पिया करो, खाने के बाद कब पानी पिया करो? देखिए इसमें अभी आयुर्वेदा की बात बोलते हैं लोग कि खाने से पहले नहीं पीना चाहिए, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो मेरा तो ऐसा बोलना, हमारे पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ही हो गया है, तो हमें उसको लूज़ करना है, इसलिए हमें खाने से पहले। खाने के बाद यूजुअली बोलते हैं 1 घंटे के बाद पिए, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस जो है डाइल्यूट ना हो करके। पर उसको देखिए, आपको प्यास लगे तो पी लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ओके सर, अगला सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि आप गेहूं विरोधी बन चुके हैं, तो क्या वो वाइट फूड्स में आता है, और वाइट फूड कौन से हैं और उसको क्यों अवॉइड करना चाहिए? देखिए वाइट या सफ़ेद जो फूड्स हैं, जो पॉइजन बोलते हैं, वो हमें सबको दिखता है। आप शुगर की तरफ देख लीजिए, सॉल्ट की तरफ देख लीजिए, मैदे की तरफ देख लीजिए, राइस की तरफ देख लीजिए, और सबसे फेवरेट बटाटा, पोटैटो, आलू। मैं बच्चों, हमारे पास बच्चे पेशेंट आते हैं, उनको बोलता हूँ आलू खाओगे तो भालू बन जाओगे। तो यही हो रहा है, हम लोग इतना आलू खा रहे हैं, भालू बन गए। तो आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि गेहूं वाइट में नहीं आता, गेहूं का मैदा हो जाता है, तो इसलिए वो वाइट में आ जाता है। पर आपको बात याद रखनी कि मेरे घर में चर्चा काफ़ी हुई वीट के ऊपर। मेरी सास बोली कि वीट तो 4000 साल पुराना है,
तो उन्होंने करेक्ट कहा, मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी वीट था। तो मैंने फिर रिसर्च किया कि वो वीट और इस वीट में क्या संबंध है। उस समय का वीट था 4.5 फुट का, उगता था 6 महीनों में, उसमें सक्सेस रेट था 5%, उसमें ग्लूटेन कंटेंट था 4%। ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें थी। अभी वाला गेहूं होता है 1.5 फुट का, 1.5 महीने में आता है, उसमें 33% ज़्यादा प्रोडक्शन है, यानी उसका 5% का 33 हो गया, और ग्लूटेन कंटेंट 12% हो गया। तो ग्लूटेन वहाँ 4 से 12 हो गया, प्रोडक्शन नियरली 6 टाइम्स बढ़ गया, ड्यूरेशन नियरली 1/3 हो गया। तो हम लोग ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। तो ये वीट दिखने में वैसा है, पर ये ज़्यादा ही इम्यूनोजेनिक है, ज़्यादा ही एंटीजेनिक है, इसके कारण से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको ना कोई बीमारी नहीं, ना एलर्जी नहीं, पर उनका गेहूं निकाल दीजिए, बीमारियां कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, प्लेटलेट बढ़ जाता है, सब हो जाता है। तो गेहूं में चपाती, ब्रेड, पाव और बिस्किट भी, हमें सब कुछ पसंद है। सब ये आपको निकाल दो तो आपकी ज़िंदगी आपको पसंद आएगी। जी, हम लोग जब भी कहीं ग्रोसरी लेने जाते हैं तो हम लोग बिस्किट्स भी देखते हैं, अरे वीट लिखा हुआ है चलो ले लेते हैं, ब्रेड पे भी वीट लिखा हुआ है चलो ले लेते हैं। ब्रेड के लेबल में वीट रहता है, अगर आप उसके कंटेंट में देखोगे न, तो मैदा होता है। बहुत सारे आपको बेकर्स बता देंगे कि वो कैसे बनाते हैं ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड में वो बेसिकली शुगर को गर्म करते हैं, कैरेमलाइज कर देते हैं, काला हो जाता है, उसको ऐड कर देते हैं, मैदा ही होता है। तो हर समय अगर आप व्हीट ब्रेड ले रहे हैं तो उसमें कंटेंट देखिए, नाम नहीं, कंटेंट में अगर मैदा लिखा है तो उसको वहीं पर रख दीजिए। एक दुकानदार के पास मैं जाता हूँ तो उसको मैंने पूछा इसमें से कौन सा अच्छा है, तो उसने बोला आप IT इंजीनियर नहीं हो ना? मैंने बोला नहीं हूँ। तो उसने बोला व्हाइट वाला ही अच्छा है। वो उसने बोला 1 स्टेप एक्स्ट्रा है। उस दुकानदार को मालूम था कि 1 स्टेप एक्स्ट्रा। मैंने आपको क्या बोला, जितने कम स्टेप उतना अच्छा है। आपको खाना हो तो विश ही है, कम विश यानी सफेद वाला ब्रेड, ज्यादा विश यानी ब्राउन ब्रेड। अब तक हम लोग उल्टा कर रहे थे। थैंक यू सो मच सर इस बात को बहुत अच्छे से समझाने के लिए। अच्छा, फूड रिलेटेड भी इलनेस होता है, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है 80-90% अभी बीमारियां सब फूड रिलेटेड हैं। आप कैंसर ले लीजिए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जॉइंट पेन होता है, प्लेटलेट गिर जाता है, और लेडीज़ में पीरियड का प्रॉब्लम, पिंपल के प्रॉब्लम, और ये सब, और उसके साथ साथ कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आप नाम ले लीजिए, बहुत सारे हैं। वो सब के सब बीमारियां खाने से रिलेटेड हैं। एक्सेस फूड के कारण हम बीमार पड़ रहे हैं, हमें एनर्जी टॉक्सिसिटी हो गई है, और डायबिटीज़ को वैसे भी एनर्जी टॉक्सिसिटी बोलते हैं, तो हम बाकी बीमारियां हो रही हैं हमको। प्री डायबिटिक स्टेज में बहुत सारे लोग हैं। अमेरिका में करीबन 40-50% लोग प्री डायबिटिक स्टेज में, यानी आप डायबिटीज से पहले वाले स्टेज में, वो पहुंच जाएंगे अगर वैसे चलते रहेंगे। पर प्री डायबिटिक स्टेज का प्रॉब्लम क्या होता है, इनको जल्दी हार्ट अटैक हो जाता है। आपने सुना होगा पिछले 1-2 साल में कितने सारे लोगों को हार्ट अटैक हो गया। केसेस सब के सब प्री डायबिटिक होंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं प्रूव नहीं कर सकता, पर आपको जस्ट एक सिंपल टेस्ट करनी है, इंसुलिन नाम की टेस्ट। इंसुलिन को मैं काम वाली बाई बोलता हूँ, नौकरानी, और उसको कचरा जो होता है उसको मैं ग्लूकोज बोलता हूँ। आप जितना ग्लूकोज डालोगे वो लेडी को आना पड़ेगा। वो लेडी जब आएगी, वो कचरा पहले लिवर में घुसाएगी, बाद में आपके फैट में घुसाएगी, बाद में आपके मसल में घुसाएगी, एंड में आपके ब्लड वेसल में घुसा देगी, या कैंसर के सेल में घुसा देगी, आपको वो बीमारी हो जाएंगी। तो इंसुलिन जो है उसको कम से कम रखना चाहिए, इसलिए मैंने बोला 2 बार खाइए। अगर आप स्ट्रांग हैं तो 1 बार खाइए, पर मैं स्ट्रांग इतना नहीं हूँ तो इसलिए 2 बार खाता हूँ। सर, एक इससे हटके और खाने से रिलेटेड एक सवाल पूछ लेता हूँ। एक हेल्दी आदमी है, फिर एक नॉर्मल इंसान जो ऑर्डिनरी आदमी है, उसका क्या शेड्यूल होना चाहिए खाने का? उसको ना जिंदगी में पहले तो जैसे बोला कि बॉर्डर व्यू रखना चाहिए। सुबह उठकर आप एक्सरसाइज करें। अभी मेरे जीवन में मेरा विटामिन डी कम था, मैं इतनी गोलियां ले रहा था, वो बढ़ ही नहीं रहा था। जब से मैंने सूरज को उगते हुए देखा है पिछले 1.5-2 सालों में, तब से मेरा विटामिन डी बिना गोलियों का 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स। नॉर्मल रेंज 13 पे था, वो 47 पे आ गया नियरली। तो इम्पोर्टेंट बात है, नेचर में ही सब कुछ है, आपको ये बात समझनी है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फ्रेंड्स और फैमिली, इसको ज़्यादा वैल्यू दीजिए। खाने को लास्ट वैल्यू दीजिए, काम को तो उसके भी बाद दीजिएगा। हाँ, काम को लास्ट वैल्यू दीजिएगा, उससे पहले खाने को दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ समय बिताइए। मैं तो व्यायाम भी करता हूँ, तो दोस्तों के साथ करता हूँ, झगड़ा करते हैं, सब करते हैं, पर एक जगह करते हैं, अच्छी बात है। आदान प्रदान होता है, तो सुबह उठ के चलने जाइए। वैसे देखें तो सबसे अच्छा जिम का टाइमिंग दोपहर को 4 से 5 माना जाता है, सच्चिदानंद पांडा जी बोलते हैं, पर हमारे समय जो मिलेगा उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो मैं चलने जाता हूँ सुबह, उसके बाद ब्रेकफास्ट, मैंने जैसे बोला, मैं ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रेट काम पे लग जाता हूँ। दिमाग इतना खाली रहता है क्योंकि पेट में कुछ नहीं रहता है। जब आपका पेट एम्प्टी रहता है तो दिमाग एकदम क्लियर रहता है। जब आपको अगर भूख लग रही है, मेरे काफ़ी दोस्तों को लगती है भूख भूख भूख, यानी आपके शरीर में ग्लूकोज ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। उसको फ्लैट करने के लिए आपको सैलड्स खाने चाहिए,
थोड़ा सा फैट का इंटेक, आप यंग हो तो आप थोड़ा सा फैट का, हेल्दी फैट, एवोकाडोज करके हैं, मैं कोकोनट मीट, कोकोनट की जो अंदर की मलाई होती है उसको यूज़ कर सकते हो। हमारे यहाँ पे अच्छा वाला बटर मिल जाए, थोड़ा सा खा सकते हो, उससे आपका पेट भर जाएगा और आप शांत रहोगे। पहला काम तो बिगिन योर डे नॉट विथ फूड बट विथ थॉट्स, ये मैं वो बताना चाहूँगा। तो वो उस सीक्वेंस में अगर जाएं और खाने को करेक्ट समय पे खाएं और शायद इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, यानी दिन में करीबन 18 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे के ऊपर आपने नहीं खाना चाहिए। दिन में अगर आपने 8 बजे सुबह खाया तो 8 बजे खत्म करना चाहिए, आप यंग हो तो। जैसे जैसे मेरी उम्र पे आओगे तो वैसे वैसे विंडो कम करना है। जैसे आप 60 पे आ गए तो आपको शायद 4-5 घंटे में खत्म कर देना चाहिए। सर डायबिटीज के बारे में आपने 2-3 बार कहा, सो डायबिटीज के टाइप्स बहुत अलग अलग होते हैं। सो मैं डायबिटीज 3 के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि इस पे कुछ लोग ज्यादा लोग बोलते नहीं है। करेक्ट। तो पहला टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं जो वसीम अकरम जी को था, जिसमें वो इंसुलिन लेते थे और क्रिकेट खेलते थे। सेकेंड वाला है टाइप 2 डायबिटीज़ जो इंडिया में मेरे हिसाब से 6-7 करोड़ लोगों को है, जिसमें गोलियां लेते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं, बोलते हैं मेरा शुगर डायबिटीज़ कंट्रोल में है। देखिए मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि शुगर कचरा है, पर आपको कंट्रोल किसको रखना है? काम वाली बाई को। अगर आप बाई को कंट्रोल पे रखें, काम वाली, तो आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी। मैंने कंट्रोल यानी वैसा कंट्रोल नहीं, पर कम से कम रहें एंट्री तो वो हुआ टाइप 2। टाइप 3 अभी रिसेंटली बहुत सारी चर्चा चल रही है, वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया यानी जिसमें लोग भूल जाते हैं, बुढ़ापे में उनको याद नहीं रहता क्या चीज़ कहाँ रख दी, तो उसको डिमेंशिया बोलते हैं। तो अभी नई बीमारी जो है वो टाइप 3 डायबिटीज़ यानी डिमेंशिया है। तो इसका अर्थ ऐसा है कि डिमेंशिया का भी सब कारण जो है वो इंसुलिन ही रहेगा। इंसुलिन है तो मुझे ऐसा लगता है टाइप 4 टाइप 5 अगले 10 सालों में आ जाएंगे, जिसमें कैंसर भी शायद टाइप 5 आ जाए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिसमें जॉइंट पेन होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है, ये सब बीमारियां शायद रिलेटेड रहेंगी, और ये सब रिलेटेड रहेंगी एनर्जी। सो डायबिटीज से बचना है तो ये सारी चीजें अगर हम लोग फॉलो करें तो बच सकते हैं। बिल्कुल, कम खाएंगे तो शरीर को मैनेज नहीं करना पड़ेगा इतना। जी जी जी। सर फ्रूट्स और मिल्क, इनको बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब अब तक तो हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन जब से मैंने आपसे बात किया है कुछ ना कुछ इसमें भी ट्विस्ट होगा। तो फ्रूट्स और मिल्क को लेकर आपके क्या ख्याल है? पहली बात यानी मिल्क को पकड़ दें तो माँ के दूध में केसीन नाम का प्रोटीन करीबन 2 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। वो गाय के दूध में 22 के आसपास होता है, भैंस में उससे ज़्यादा। तो हम लोग बोलते हैं कि वो अच्छा दूध, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, पर वो 10 टाइम्स ज़्यादा प्रोटीन है। अगर नेचर को बनाना ही होता तो माँ के दूध में भी 20 दे देता, क्यों वो इतना कम रखता? तो हम लोग एज ए स्पीसीज अलग हैं एज कम्पेयर टू अ काउ। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यानी आपको तो मालूम ही है कि डेयरी इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है। पानी तो छोड़ दीजिए, वो हार्मोन जो डाल रहे हैं वो आपको मालूम नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो A2 मिल्क के पीछे लगे हुए हैं। तब अभी मैं नहीं जानता, पर मैंने जस्ट गूगल किया कि बफेले का मिल्क क्या होता है। बफेले का मिल्क A2 होता है। तो आपको बोल दिया A2 मिल्क, आपको लगा गिर गाय की है, आपने सोचा वो कोरिलेशन से, मार्केटिंग से, पर आपको शायद भैंस का हो, मुझे नहीं मालूम, उसमें वो प्रोटीन और ज़्यादा है। अब ये केसीन नाम का प्रोटीन जो है, ये क्यों मैं उसके विरोधक हो गया? अराउंड 1968 में हैदराबाद में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है इंडियन गवर्नमेंट का। तो वहाँ पे एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट ने एक प्रूव किया कि चूहों को, रैट्स को, उन्होंने शेंगदाना यानी ग्राउंडनट, पीनट, मूंगफली खिलाया एक एक सेट ऑफ चूहों को। दूसरे चूहों को उन्होंने दूध और मूंगफली खिलाई। जिस चूहों को उन्होंने मूंगफली और दूध खिलाया उनको कैंसर हुआ लिवर का, और जिसको सीधा मूंगफली दी उसको कुछ नहीं हुआ। ये उसके बाद उन्होंने रिसर्च बंद कर दिया 1968 में। तो 1980 के आसपास टी कॉलिन कैम्बल नाम के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उनके दिमाग में आया, वो फिलीपाइंस में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे भी वैसे दिखने लगा। जो रिच फैमिली थी उनमें बच्चों में कैंसर हो रहा था। तो उन्होंने फिर सोचा, फिर ये पेपर उन्हें मिला, फिर उन्होंने एक चाइना में बड़ी स्टडी की, उसका नाम है द चाइना स्टडी। आपको पढ़ना हो तो पुस्तक उपलब्ध है अमेजोन पे, आप ले सकते हैं। उसमें उन्होंने प्रूव किया जहाँ जहाँ मिल्क बढ़ता गया वहाँ वहाँ कैंसर बढ़ता गया। पर वो छोड़ दीजिए, पर मैंने अभी रिसेंटली जितने भी मेरे जान पहचान में हैं, मेरे पेशेंट के रिलेटिव्स हैं जो डायबिटिक हैं, उनको मैंने मिल्क बंद करने का, मेरे दोस्त हैं काफ़ी जो मिल्क बंद कर रहे हैं डायबिटीज़ वाले पेशेंट में, तो जैसे ही मिल्क और व्हीट और फ्रूट्स कम कर दिया, डायबिटीज़ रिवर्स हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, दिन में 2 बार खाइए और ये 3 चीज़ें कम कर दीजिए। गेहूं की जगह पे आप दूसरी रोटियां इस्तेमाल करिए, ज्वार या बाजरा या सत्तू की रोटी या चीला जो भी है बना दीजिए।
वो सब खाइए, आपकी डायबिटीज कम हो जाती है। मेडिसिन आपकी 50-60% तो 2 महीने में आ जाती है, कभी कभी तो बंद भी हो जाती है। तो यानी ये जो केसीन जो है प्रोटीन मिल्क में, मैं उसका विरोधक हूँ मिल्क से ज़्यादा। तो मैं मानता हूँ कि छाछ आप पी लें चल जाएगा, पर दही उसमें क्योंकि केसीन का परिमाण ज़्यादा होता है, और दूध उसको थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब रहा फलों की बात। अभी फल ऐसा है कि इंडस्ट्री हो गई है अभी फल। पहले पहले जब बनाना उगता था तो थोड़े थोड़े उगते थे, पर अभी तो देखिए ट्रक के ट्रक भरे हुए आते हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं मेरे खुद के मामा के घर पे जाता था और आम खाने के लिए मैं पत्थर से मारकर फिर आम को गिराता था फिर खाता था। आज आपको आम खाना है तो सीधा डजन में लेते हो आप। तो आप उस समय आपको इतना दौड़ धूप में जाकर एक आम मिलता था, यहाँ पर बैठे बैठे आपको 12-12 मिल जाते हैं, और टेस्टी तो रहेगा ही क्योंकि उसमें शुगर बढ़ गया। और शुगर आपका नंबर 1 दुश्मन है। उसके अंदर फ्रक्टोस नाम की चीज़ होती है। हमारे दोस्त हैं हमारे साथ चलते हैं सुबह, तो वो लोग ना ऑरेंज जूस पिया करते थे। तो मैंने बोला क्यों ऑरेंज जूस पी रहे हो? बोला हेल्दी होता है ना ऑरेंज जूस। मैंने बोला हाँ हेल्दी होता है, पर उसमें शुगर ही है और क्या है। आप ऑरेंज खा लो। मराठी में कहावत है, अगर आपके दांत हैं तो फल खाओ, दांत जब चले जाएंगे तो फूल पी लेना, जूस पी ले। हाँ, तो इसलिए बताया क्योंकि फाइबर होता है, फ्रूट के अंदर फाइबर होता है, उसके साथ खाओगे तो शुगर इतना जल्दी रिलीज नहीं होगा। तो हमारे दोस्तों ने बंद कर दिया, वो दुकान वाले का वो भी बंद हो गया, अलग बात है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपके दिमाग में बैठाया गया है ना कि ये हेल्दी हेल्दी, याद रखिए जो भी हेल्दी है उसको कम ही खाना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल इज की। इतना भी टेस्टी याद खाना हो उसको कम ही खाएं। हमारी लड़की को हमने बचपन में बताया था कि जो जीभ के लिए अच्छा आप शरीर के लिए अच्छा नहीं। ये आप लॉजिक लगा लीजिए, आपकी जीभ के लिए बहुत टेस्टी खाना बोला तो उससे दूर रहिए। वैसा है। और एक बात मैं ये खत्म होने से पहले बताना चाहूँगा, शहद, हनी। मैं महाबलेश्वर गया था तो स्टेट गवर्नमेंट की एक जगह पर मैंने खरीदा। उसने बोला ये तो ओरिजिनल है, घर पे ला के रख दिया। 2-4 महीने बाद देखा तो ओरिजिनल था ही नहीं। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि इंडिया में काफ़ी हनी में HFCS, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप नाम की चीज़ मिक्स की जाती है। आपकी कैलॉग्स में सब में यही है, आपके कोका कोला के उसमें हाई HFCS। आप जो भी उठाते हो उसमें देखो पहले एडेड शुगर। आप जो भी उठाते हो, हेल्दी फूड बोला उसमें एडेड शुगर तो उसको रख दो। हेल्दी फूड में एडेड शुगर नहीं होना चाहिए। हुआ तो 5% हुआ तो ठीक है, वो 20% हुआ तो आपके जीवन को ले जाएगा अलग डायरेक्शन में। तो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से दूर रहिए। ये बना है कॉर्न की इंडस्ट्री से, अमेरिका में इतना सस्ता बना दिया है कि सबके सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप हनी को भी ज़्यादा इतना ऑनेस्टली समझिए मत। सबसे अच्छी चीज़ क्या है? पानी। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड यू लीड अ लॉन्ग लाइफ। आई नो पीपल थिंक कि आई एम ट्राइंग टू उनके जीवन में से रस निकाल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ जिंदगी में ज्यादा चीज कर पाओगे तो रस ज्यादा आएगा। सुपर। जिंदगी में जीने के तरीके बहुत लोग बताते हैं, खाने के तरीके बहुत कम बताते हैं। और सर थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और खाने के बेहतरीन से तरीके जो हम लोग शायद जिसकी वजह से पापी पेट को और पापी बना रहे थे, उसको शायद हम लोग कम अभी पापी बनाना चालू करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस एंड वेलकम सर। आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर। यस। तो आप भी हेल्दी लाइफ जिए, सर ने जैसे कहा वैसे आप अगर डाइट फॉलो करते हो तो लंबी लाइफ जियोगे।